हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र दृष्टि को कवर अप कर रहे हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का ये भाग 2 है। मैं बता दूं, जो भी पहली बार फ्रेंड्स आए हैं चैनल पे पहली बार, राष्ट्रीय परिदृश्य का सारा कवर अप हो चुका है। 1 से लेकर 6 तक पार्ट उसके बने हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस और आरओ के लिए भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आरओ 23 के लिए और करंट अफेयर्स के लिए भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। जो भी चैनल पर पहली बार हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें, जहाँ पे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, पीडीएफ नोट्स आदि समय समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को आगे देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, ध्यान रखिएगा, पार्ट ए जो हुआ है उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। जिस तरह की उसमें न्यूज़ है, उसमें ज़्यादातर अवार्ड जो मिले हैं पीएम को, वो ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं, या फिर कुछ विजिटिंग हुए हैं, जैसे यूएस का जो विजिट था, वो वाले चीज़ से क्वेश्चन बन सकता है। इसको हम लोग ज़रा ठीक से देखेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रश्न हो उससे ज़्यादा बनने की करंट अफेयर्स में संभावना ज़्यादा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरबा को मानवता के एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिलती है। यही सबसे पहले हेडिंग इसका इम्पोर्टेंट है। इसको मानवता के एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की मान्यता मिली है। तो गरबा को ये देता कौन है? तो इंटर गवर्नमेंट कमेटी ऑन द यूनेस्को फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इनक्रेडिबल कल्चर एंड हेरिटेज की 18वीं वार्षिक बैठक में बोत्सवाना में संपन्न हुई। वहीं पे यूनेस्को के द्वारा इसको दिया गया। ठीक है, ये अमूर्त विरासत होती क्या है, इसको जरा एक बार देख लेंगे। अमूर्त विरासत के अंतर्गत ऐसी परंपराएं सम्मिलित हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता और जिन्हें हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कल्चरली जो एंसेस्टर हमें देते हैं, आगे फॉरवर्ड होता रहता है, उसको हम लोग अमूर्त विरासत, जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, उसकी कोई मूर्तता नहीं होती है, वो हम लोगों के अंदर होती है। ठीक है, उसको कहा जाता है। जबकि मूर्त विरासत में क्या आएंगे, साक्षात इसको देखे जा सकते हैं, जैसे कि कोई कला की वस्तु हो, मूर्ति, चित्र आदि स्थापत्य को मूर्त विरासत में तौर पे जाना जाएगा। और जैसे गरबा क्या है, एक डांस है, तो इसको अमूर्त विरासत के तौर पे जाना जाएगा। जो कसाने बोत्सवाना में संपन्न हुई थी बैठक यूनेस्को की, ये कमेटी की, उसमें 51 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें कि गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत प्रतिनिधि की सूची में शामिल किया गया। भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं गरबा, जो कि 15वीं ये बनी है, यानी कि 14 पहले से थी, ये 15वां है। गरबा क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। गरबा एक अनुष्ठानिक भक्तिपूर्ण नृत्य है जो हिंदू त्यौहार नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा गर्भो शब्द से बना हुआ है। ठीक है, गर्भो या गरबा शब्द की उत्पत्ति गर्भदीप से हुई है। गोलाकार छेद वाले एक मटके को गर्भों के नाम से जाना जाता है। यह मटका मानव शरीर का प्रतीक है। उसके अंदर जलता हुआ दीपक दिव्य आत्मा का प्रतीक है। इस गरबों की प्रार्थना करने के बाद माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चारों ओर घूमकर नृत्य किया जाता है। इसी नृत्य को हम लोग गरबा कहते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का एक सदस्य है। 24 सदस्यीय समिति में भारत की कुल का चुनाव वर्ष 2022 में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया था, यानी 2026 तक इसे कार्यकाल चलेगा। भारत की अन्य कौन सी अमूर्त विरासतें हैं? 15 टोटल हैं। तो अन्य कौन कौन सी 14 हैं? 14 हैं, देख लीजिए।
तो सबसे पहले रामलीला को सबसे पहले शामिल किया गया था 2008 में। फर्स्ट को जरूर ध्यान रखिए, और इससे जो ये बना है 15, उससे जस्ट एक पहले का भी जरूर ध्यान रखिए कब बना था, ठीक है। और कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया, गुजरात की का गरबा जो है 2023 में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा नाम एक बार हम लोग देख लेते हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण को 2008 में, कटियत्तम संस्कृत का नाट्य कला है, इसको 2008 में। रम्मन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव अनुष्ठानिक रंगमंच है 2009 में। मोडियेट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य नाटक है 2010 में। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य और नृत्य है, ये 2010 में। छऊ नृत्य ये पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में प्रचलित है, इसको 2010 में शामिल किया गया। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण, ट्रांस हिमालय लद्दाख में जम्मू और कश्मीर के पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ किया जाता है, इसको 2012 में किया गया। संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन एवं नृत्य है, जो 2013 में शामिल हुआ। पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों का शिल्प कला 2024 में शामिल किया गया। योग 2016 में शामिल हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नवरोज यह नव वर्ष के उत्सव का आयोजन 2016 में शामिल हुआ था। कुंभ मेला 2017, ठीक है। कोलकाता आपका 2021 में और गुजरात 2023 में शामिल हुआ है। अगला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से किया जा रहा है। संकेतकों के आधार पर इसको 4 श्रेणियां इसको मिली हुई हैं। पहला क्या है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, कुल स्कोर 40% इसको दिया जाए। इस आधार पे मतलब स्कोरिंग होती है जो इन 4 मापदंडों श्रेणियों के आधार पर स्कोरिंग की जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। सबसे ज़्यादा इसमें किसका ज़्यादा भागीदारी है, तो 40% सीधे भागीदारी इसकी ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस उत्सर्जन को लेके है। 8 दिसंबर 2023 को कोप 28 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, कैन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 को जारी किया गया। ये 19वां संस्करण था। CCPI 2024 में 3 स्थानों पर कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना। इसी जो ये इंडेक्स आया है, परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज का 2024 में, उसमें टॉप 3 में कोई भी देश शामिल नहीं किया गया है। ऐसा क्यों है? सिर्फ 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों के रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। ठीक है, कोई भी देश वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री की सीमा के अंतर्गत रखने के लिए मार्ग पर अग्रसर नहीं है। अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च वेरी हाई रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। अब यहाँ जीएस का सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि कोप 21, ये कोप 21 क्या है? यही है पेरिस समझौता। इसको जरा देख लीजिएगा, इससे फिर से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना, क्योंकि ये बहुत माइलस्टोन टाइप का पेरिस समझौता रहा था, तो इसलिए इसको देखिएगा ठीक से। ठीक है, तो उसी में ये सारे चीज़ें निर्धारित की गई थी कि 1.5 डिग्री से उच्च न जाए, इसके लिए कार्य करना है तापमान, वैश्विक तापन का। ठीक है, तो उसको कोप 21 को ज़रूर देख लीजिएगा। उसी समय हमारा जो सोलर एलियांस का है वो भी बना हुआ था, तो उसको भी देख लीजिएगा।
डेनमार्क ने CCPI 2024 में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है और सऊदी अरब ने लास्ट रैंकिंग हासिल की है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जन देश चीन पिछले वर्ष के समान 91वें स्थान पर है। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन एक मिल रही है कि अभी भी वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश कौन है, तो चीन है। और दूसरा CO2 उत्सर्जक कौन देश है, तो आपका प्यारा अमेरिका। ठीक है, USA दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश है। 2024 की ये जो इंडेक्स है उसमें 3 G20 सदस्य, भारत जो कि 7th रैंक पे है, जर्मनी 14वें स्थान पे है और यूरोपीय संघ को उच्च प्रदर्शन वाले लिस्ट में रखा गया है, क्षेत्र में रखा गया है। जरा एक लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं और उस पर हम लोग टिक मार्क कर लेते हैं जिस प्रकार से इम्पॉर्टेंट हो। इसमें देखिए कि ये भी फैक्ट है, विश्व के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 75% से अधिक की उत्सर्जन की जिम्मेदारी किसकी है, G20 के देशों की। 75% प्लस की जिम्मेदारी किसकी है, G20 का। इंडेक्स में देख लेते हैं क्या क्या स्थिति है। तो 4th रैंक पर, जैसा कि मैंने पहले बताया, 1 से 3 रैंक खाली है। तो चौथे रैंक पे कौन है, डेनमार्क है और शीर्ष स्थान पे भी डेनमार्क ही है। ठीक है, भारत की रैंकिंग भी अच्छी है, 7वें स्थान पे है। इसके अलावा ब्रिक्स देशों में देखेंगे तो भारत की स्थिति 7 है और ब्रिक्स देशों में टॉप पे है। भारत की स्थिति जो 2010 में थी, 2022 में थी, वो 10 थी और 2023 में क्या थी, वो 8वें रैंक पे थी। तो लगातार सुधार हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2022 में कितनी, 10वीं रैंक, और 2023 में कितनी, 8वीं रैंक, और 2024 में कितनी, तो 7वीं रैंक, यानी क्रमशः सुधार होता जा रहा है। अंतिम 5 देशों में सबसे लास्ट पे कौन सा आया है, तो सऊदी अरब है जो सबसे अंतिम पर आया हुआ है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का रैंकिंग आया है। ठीक है, इसको देखते हैं, पहले स्मरणीय तथ्य क्या हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है जो लिस्टिंग करता है, हर साल लिस्ट एक निकालता है, पर्सन ऑफ द ईयर निकालता है, उसके किस घोषणा की गई, कौन बना है, तो 2023 में प्रख्यात अमेरिकी गायक और गीतकार हैं टेलर स्विफ्ट, उनको दिया गया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है। ये टेलर स्विफ्ट टाइम के पर्सन ऑफ ईयर के कवर पेज पर आने वाले 2 बार स्थान पाने वाली ये प्रथम महिला भी बन गई हैं। ठीक है, साथ ही कला के क्षेत्र, आर्ट्स के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों हेतु टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने वाली यह प्रथम व्यक्ति भी हैं। इसके अलावा कुछ मेंशन जरूरी इम्पोर्टेंट ये पर्सन है, कौन है, CEO ऑफ ईयर में है सैम अल्टमैन, ओपन AI के CEO हैं। ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहे हैं, इधर बीच इनको बर्खास्त किया गया, फिर से वापस आए, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में भी बने रहे हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी फुटबॉलर हैं, और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स निवेल। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके सैम ऑल्टमैन है। अब जरा इसमें थोड़ा हिस्टोरिकल चीज़ों को देख लेते हैं। महात्मा गांधी पहले और एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें वर्ष 1930 में टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ ईयर चुना गया था। ठीक है, हालांकि वर्ष 2014 और 16 में टाइम पर्सन ऑफ ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल के विजेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषित किए गए थे। कब कब किए गए थे, तो 2014 में और 16 में ऑनलाइन जो पोल होता है उसमें। ठीक है, अगला टॉपिक है नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा। तो पहले स्मरणीय तथ्यों को देखते हैं।
एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बगोटा में, कोलंबिया की राजधानी कौन है, बगोटा है, को में एक ऐतिहासिक समझौता हस्ताक्षर किए हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 के हस्ताक्षर देश कौन कौन हैं? टोटल 11 देश हैं। टोटल 11 देश हैं, जिसमें से कौन कौन है? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन का मुख्य उद्देश्य सभी नदी डॉल्फिनों की संख्या में हो रही गिरावट को रोकना और उसकी आबादी में वृद्धि करना है। अब डॉल्फिनों के बारे में देख लेते हैं जरा। नदी डॉल्फिन पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का एक समूह है जो मीठे पानी, फ्रेश वाटर या खारे पानी, ब्रैकिश वाटर में पाई जाती हैं। वर्तमान में नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां हैं जो मुख्यतः विश्व के प्रमुख नदी तंत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ मिलती हैं? तो अमेजन नदी डॉल्फिन, अमेजन नदी में। अब में जो नाम आ रहे हैं एक बार मैप में उन नदियों को देख लीजिएगा कि कहाँ पे हैं ये, इससे क्वेश्चन बन सकता है जीएस का। वो डॉल्फिन न पूछ के हो सकता है आपसे प्रश्न पूछे कि ये नदी कहाँ पे है, ठीक है, इसलिए, या फिर नदी से जुड़ा कुछ फैक्ट आपसे पूछ सकता है जो इम्पॉर्टेंट, अगर नदी इम्पॉर्टेंट है तो कुछ और भी फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। सिंधु नदी डॉल्फिन सिंधु नदी पे है। गंगा नदी डॉल्फिन गंगा नदी में है। इरावदी नदी डॉल्फिन इरावदी नदी देखिएगा कहाँ है। तुकोजी नदी डॉल्फिन तुकोजी नदी पे। और यांगत्से फिनलेस प्रोपाइज डॉल्फिन, ये भी यांगत्से नदी पे है। इसको बैजी या चीन नदी डॉल्फिन भी कहा जाता है, जो 7वां नदी डॉल्फिन की प्रजाति है, ठीक है, जो विलुप्त घोषित हो गई है। 6 जीवित वाले हैं और 7वां बैजी। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ये एशिया की रैंकिंग है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्यूएस जो है यूएसए की फर्म है और टाइम्स एक आता है, टाइम्स का भी आता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वो यूके की फर्म है। तो कभी आपको प्रश्न न आता हो तो आप गेस कर सकते हैं, जो रैंकिंग ये देते हैं मैक्सिमम चांस होता है, मैक्सिमम अभी तक तो पिछले कई सालों से यही चल रहा है कि ये यूएसए के किसी यूनिवर्सिटी खासकर एमआईटी को नंबर 1 घोषित करते हैं और ये ऑक्सफोर्ड को नंबर 1 घोषित करते हैं टाइम्स वाले, क्योंकि ये यूके की संस्था है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्लोबल अगर यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो तो। ये एशिया का है, तो एशिया में हम लोग देख लेते हैं। तो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का है विश्वविद्यालय जो एशिया में नंबर 1 पे है। इसके अलावा दूसरे पे हांगकांग विश्वविद्यालय और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे पे है। हांगकांग विश्वविद्यालय जाहिर है कि हांगकांग में होगा। भारत का टॉप कौन सा है? तो आईआईटी बॉम्बे जो 40वां रैंक हासिल किया है, नंबर 1 भारतीय संस्थान है और एशिया रैंकिंग इसकी 40 है। रूस CFE संधि से बाहर हो गया है, ठीक है। ये क्या संधि थी? ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप, यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर एक संधि थी, उसमें से रूस बाहर हो गया है। CFE संधि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे उन राष्ट्रों द्वारा संपन्न किया गया जो उस समय नाटो या वार्सा संधि के सदस्य थे। इस संधि का उद्देश्य उपयुक्त दोनों सैन्य संघ राजनीतिक गठबंधन नाटो और वार्सा संधि संगठन है कि सदस्य राष्ट्रों के पारंपरिक सशस्त्र बलों के मध्य संतुलन की स्थिति को सुनिश्चित करना था।
इस संधि के माध्यम से इन राष्ट्रों के सशस्त्र बलों के में पारंपरिक हथियारों और उपकरणों की संख्या को लिमिटेड कर किया गया है। यदि संधि यूरोप के पारंपरिक सशस्त्र बलों का एक सुरक्षित और स्थिर संतुलन स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई थी। ठीक है, 7 नवंबर 2023 को रूस औपचारिक रूप से बाहर हो गया है इससे। और इस संधि के डिपॉजिटरी जो है नीदरलैंड और अन्य पक्षकारों को भी सूचित कर दिया गया है रूस ने। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है संधि? क्योंकि इसको कहा जाता है कि यूरोप के पारंपरिक सशस्त्र बलों का एक सुरक्षित संगठन जो स्थिर संतुलन स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई थी। यानी कि स्थिरता को ये बिगाड़ सकता है संधि, क्योंकि पारंपरिक हथियारों के लिमिटेशन पे ये संधि बनी हुई थी। इन पारंपरिक हथियारों में क्या उपकरण थे? मुख्य तौर से टैंक, बख्तरबंद युद्धक वाहन, तोपखाने, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, इनकी लिमिटेशन निर्धारित की गई थी। शीत युद्ध काल के अंतिम वर्षों में यूरोप के पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि को, ये जो संधि थी, यूरोपीय सुरक्षा की आधारशिला के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अब समाप्त हो गई है। जब निलंबित अपने आप को बाहर कर लिया रूस ने, तो प्रतिक्रिया के रूप में नाटो ने नवंबर 2023 में CAF संधि के निलंबन का भी निर्णय ले लिया है। ठीक है, पहले रूस ने कहा कि हम जून 2023 में कि हम बाहर हो रहे हैं, और नवंबर 2023 में नाटो ने संधि को निलंबित कर दिया। फिर उसके बाद ग्वालियर कोझिकोड UCCN में शामिल। ये क्या है UCCN? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इस फुल फॉर्मों को जरा देखते रहा करिएगा, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं कई बार। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के सृजन 2004 में किया गया था। उसी में ये शामिल हुए हैं कौन? ग्वालियर एवं कोझिकोड। ये किन शहरों को शामिल करते हैं? ऐसे शहरों को के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था, जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय स्तर पर सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक रणनीतिक घटक, स्ट्रेटेजिक फैक्टर के रूप में रचनात्मक क्रिएटिविटी को मान्यता प्रदान की है। 7 रचनात्मक क्षेत्रों को कवर किया जाता है। कैसे? शिल्प एवं लोक कलाएं, मीडिया आर्ट, फिल्म, डिजाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत। विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर 2023 को था। उसमें 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोल ने इस 55 शहरों को शामिल करने की घोषणा की थी। अब कुल शहरों की संख्या 350 तक पहुंच गई है। ठीक है, 2 भारतीय शहर कोझिकोड और ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में, जबकि कोझिकोड साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। इससे पूर्व 2015 में जयपुर शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में, वाराणसी संगीत के क्षेत्र में, 2017 में चेन्नई संगीत के क्षेत्र में 2017 में शामिल हुआ था, माफ़ कीजिएगा, 2015 में जयपुर और वाराणसी शामिल हुए थे, 2017 में चेन्नई शामिल हुआ था, 2019 में मुंबई फिल्म क्षेत्र में और हैदराबाद शामिल हुआ था, और 2021 में श्रीनगर शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये एक साथ शामिल हुए हैं। चेन्नई एक अकेला था, इसके बाद मुंबई और हैदराबाद एक साथ शामिल हुए हैं, और श्रीनगर अकेला था। अब टोटल जो भारतीय शहरों की संख्या है जो यूनेस्को के हेरिटेज रचनात्मक शहरों के नेटवर्क, उसमें टोटल 8 हो गई है। ग्वालियर शहर को यूनेस्को के ने संगीत के शहर के रूप में, सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता दी है। ग्वालियर की यह ख्याति संगीत के क्षेत्र में दिग्गजों यथा संगीत सम्राट तानसेन, बैजू बावरा के कारण स्थापित हुई है। और वहीं कोझिकोड, जो कि केरल में स्थित शहर है, साहित्य के शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में
मान्यता प्रदान की गई है। साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला यह पहला शहर है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। ज्ञातव्य है कि कोझिकोड में वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव का स्थायी आयोजन भी किया जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद। इसमें आप लोग जानते हैं कि युद्ध स्थिति बनी हुई है, क्यों बनी हुई है। इसमें हम लोग मेन चीज़ों को देख लेते हैं। वर्तमान में गाजा पट्टी पर हमास नामक सैन्य संगठन का शासन है। फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल अपनी सीमा को वर्ष 1967 के पूर्व की स्थिति में ले जाए। इजराइल अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति को छोड़े और पूर्वी यरूशलेम स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की राजधानी बने। इस टाइप की मांगों को लेकर हमास का चल रहा है। अब इसमें स्मरणीय तथ्यों को देखते हैं। उग्रवादी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया इजराइल पर। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया। इस सांकेतिक रूप से नाम था, क्यों था? ऑपरेशन का सांकेतिक अर्थ इजराइल द्वारा पवित्र अल अक्सा मस्जिद पर की गई इजरायली बर्बरता का उत्तर देना था, इसके लिए किया गया। इसके अपोजिट में जब इजराइल ने फिर वापस अभियान चलाया तो उसको नाम दिया गया इजराइल की ओर से ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। तो ये इजराइल का ऑपरेशन था हमास के प्रति गाजा पट्टी में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच और इजराइल हमास संघर्ष रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के समर्थन में 120 देशों ने मतदान किया, जबकि 14 देशों ने विरोध किए थे। 45, जिसमें भारत में शामिल था, मतदान में अनुपस्थित रहा था। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में इजराइल और अमेरिका सम्मिलित हैं। भारत की स्थिति क्या है, जरा देख लें। भारत किस नज़रिए से देखता है इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष को। तो भारत इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में 2 स्टेट थियोरी का समर्थन करता है, यानी कि स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन का पक्ष समाहित है इसमें। हमास इजरायली संघर्ष के चलते भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल से भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनना जीएस का एक और इम्पॉर्टेंट है। जीएस का ना जरूर सही नहीं है, करंट से ही जुड़ा हुआ अन्य जो ऑपरेशन चलाए गए हैं जहाँ जहाँ से निकालने के भारतीय सेना द्वारा, भारतीय फोर्सेस द्वारा, उसको ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन बनने के मुझे लगता है इससे एक ज़रूर क्वेश्चन आना चाहिए इस टॉपिक से, इजराइल फिलिस्तीन विवाद से। इसमें लगता है अगर करंट से ना पूछे तो जीएस से क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए, वो भी पूरी तरह से मैप बेस्ड होगा। इसलिए आप लोग मैप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं अपना मैप भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। और मैं मतलब कि अपने एटलस से जो मार्किंग वर्किंग मेरी है उसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। उसमें देख लीजिएगा गोलन हाइट्स कहाँ पे है, राजधानी कहाँ पे है, ठीक है। यरूशलेम बना है राजधानी, पहले तेल अवीव, ये सब चीज़ों को ज़रा देख लीजिएगा ठीक से। और स्थिति आसपास देश कौन से हैं, ठीक है, कैसे कैसे घिरा हुआ है, इन सब पड़ोसी देशों की स्थिति को देख लीजिएगा ठीक से।